बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, प्रोग्राम गोइंग अंडरग्राउंड में खुशामदीद। मैं हूं आपका होस्ट बिलाल हैदर चट्टा। नाजरीन, आज हम इंतहाई अहम इश्यूज़ पर बात करेंगे और अपनी बात का स्टार्ट करेंगे जनाब सदर पाकिस्तान डॉक्टर आरिफ अलवी साहब से। डॉक्टर आरिफ अलवी साहब हफ्ते के रोज़ लाहौर तशरीफ़ लाए और गवर्नर हाउस के अंदर उन्होंने वहाँ पे सहाफ़ियों के साथ एक काफ़ी तवील गुफ्तगू की। उस गुफ्तगू में मैं भी मौजूद था और बहुत सी बातें जो डॉक्टर आरिफ अलवी साहब ने की मैं वो आप तक कोशिश करूँगा पहुँचाऊँ। पूरी गुफ्तगू को तो बयान नहीं कर सकता क्योंकि ये कोई 2.5 से 3 घंटे का तवील एक मीडिया टॉक थी, लेकिन उसको समराइज़ करके जो मेन पॉइंट्स थे वो मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा। सदर पाकिस्तान जनाब डॉक्टर आरिफ अलवी साहब इंतहाई हम्बल पर्सनालिटी, और उनसे जब मुलाकात हुई हमेशा ही वो कोशिश करते हैं कि एक मीडिया टॉक को बड़ा पॉजिटिव और एक खुशाइंद अंदाज़ के अंदर जो है वो पेश किया जाए। और डॉक्टर आरिफ अलवी साहब ने वहाँ पे कुछ चीज़ों पर तनकीद भी की। अपने ही लीडर इमरान ख़ान के बारे में उनका ये कहना था कि इमरान ख़ान साहब मेरे लीडर भी हैं और मेरे बहुत अच्छे दोस्त भी हैं, लेकिन मैं उनसे डायरेक्शंस नहीं लेता। बहुत अच्छी बात है, एक सदर होते हुए सदर की हैसियत से उन्हें चाहिए भी ये है कि वो डायरेक्शंस ना लें और जो जिस चीज़ को वो ठीक समझें उसी को वो करें। उन्होंने एक और बात भी की कि इमरान ख़ान साहब पर तनकीदी अंदाज़ जो उनका था वो इस पॉइंट से था कि इमरान ख़ान साहब क्यों हर वक्त हर बात पर सुप्रीम कोर्ट को देखते हैं। हम सुप्रीम कोर्ट के पास इतना टाइम नहीं है, सुप्रीम कोर्ट इतनी फारिग नहीं है कि वो अब हर चीज़ को पाकिस्तान के अंदर ठीक करने की कोशिश करे या हर चीज़ पे एक्शन लेने की कोशिश करे। ये कहना था सदर पाकिस्तान डॉक्टर आरिफ अलवी का। और फिर साथ ही उन्होंने इदारों की मजबूती की बड़ी बात की और उन्होंने कहा कि हमें चाहिए कि इदारों को मजबूत किया जाए। हमारे मुल्क में इदारे कमज़ोर होते जा रहे हैं, हमें चाहिए कि इदारों की मजबूती के लिए काम दें। और इस हवाले से बात करते हुए उन्होंने एक बुक का रेफरेंस दिया, वाई नेशंस फेल। इस बुक को रेफ़र करते हुए उन्होंने कहा कि अगर आप ये बुक पढ़ें तो इस बुक के अंदर डिटेल्ड डिस्कशन इसी बारे में है कि वाई द नेशंस फेल। और इस बुक का एंड रिज़ल्ट इस बुक को अगर पढ़ने के बाद आप पूरा तज्जिया करें तो वो ये है कि नेशंस इसलिए फ़ेल होती हैं कि वहाँ पर इदारों को कमज़ोर किया जाता है। जब इदारों और कानून की बालादस्ती नहीं होगी तो नेशंस फ़ेल होती हैं। बहुत से मुल्कों का रेफरेंस भी इस बुक में दिया जो डॉक्टर आरिफ अलवी साहब ने वहाँ पर बताया कि इसलिए मुल्क टूटे, बहुत से मुल्क इसलिए टूटे कि वहाँ पर इदारे मजबूत नहीं थे। इस बात पर उन्होंने काफ़ी बार 2-3 बार यानी कि काफ़ी सवालों के जवाब में उनका बार बार यही कहना था कि इदारों को मजबूत होना चाहिए। इदारों की मजबूती ही हमारे मुल्क की हर लिहाज से बेहतरी और मुल्क की बेहतरी है। नाज़रीन, डॉक्टर आरिफ अलवी साहब का एक स्टेटमेंट जो हफ्ते के रोज़ और इतवार के रोज़ भी बहुत ज़्यादा मीडिया पर हर तरफ चलती रही वो था कंटेनर के इस्तेमाल पे। डॉक्टर आरिफ अलवी साहब ने कंटेनर के इस्तेमाल पे बात की कि दुनिया के अंदर जब कंटेनर्स ईजाद हुए तो हर तरह की ट्रांसपोर्ट के अंदर उन्होंने बड़ा फैसिलिटेट किया, बिज़नेस को, तमाम चीज़ों को बहुत ज़्यादा फैसिलिटेट किया और कंटेनर्स बड़ा हेल्पफुल रहे और आज तक इस्तेमाल होते आ रहे हैं। उन्होंने इस बात को थोड़ा सा बाद में एक फ़नी मैनर के अंदर हंसते हुए ये बात कही कि कंटेनर का इस्तेमाल जो हमारे मुल्क के अंदर इंट्रोड्यूस हुआ है वो कंटेनर का इस्तेमाल दुनिया में इससे पहले कभी नहीं था, वो ईजाद हमने किया है। और वो कंटेनर का इस्तेमाल जो कुछ चैनल्स पे मैं देखता रहा, कुछ हमारे दोस्त जो बताते रहे, वो शायद इमरान खान का कंटेनर साथ शो करते रहे कि ये कंटेनर का इस्तेमाल था, जिस पे आरिफ अलवी साहब ने क्रिटिसाइज़ किया, जबकि ऐसा नहीं था। आरिफ अलवी साहब ने क्लियरली ये भी बयान किया कि कंटेनर का इस्तेमाल जो लोगों का रास्ता रोकने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, इस्लामाबाद भरा पड़ा है, रास्ते बंद कर दिए गए हैं, जगह जगह कंटेनर्स लगा दिए गए हैं, इस इस्तेमाल को क्रिटिसाइज़ किया सदर पाकिस्तान डॉक्टर आरिफ अलवी साहब ने कि जो यहाँ पे लोगों को रोकने के लिए और लोगों को परेशान करने के लिए, रास्तों की बंदिश पैदा करने के लिए कंटेनर्स का इस्तेमाल किया जाता है। ये इस्तेमाल पहली बार जो है वो पाकिस्तान के अंदर इंट्रोड्यूस किया गया। डॉक्टर आरिफ अलवी साहब ने ये बात की और फिर इसके बाद डॉक्टर आरिफ अलवी साहब ने बारहा यही कहा कि इमरान खान की और इदारों के दरमियान वो एक सालिस का किरदार अदा कर रहे हैं और वो कोशिश कर रहे हैं कि मुल्क के हालात जल्द अज जल्द बेहतरी की तरफ जाएं और इसमें जो किरदार वो अदा कर सकते हैं वो कह रहे हैं कि मैं भरपूर तरीके से कोशिश कर रहा हूँ कि मैं वो अपना किरदार अदा करूँ। अब हुआ नाजरीन ये कि इमरान खान की जानिब से उनके करीबी पीटीआई के एमपीए भी थे और मेजर रिटायर्ड खुर्रम रोकड़ी साहब, उन्होंने कोशिश की कि सलमान अहमद जो सिंगर हैं उनके साथ जाकर कुछ निगोशिएशंस की। उस निगोशिएशंस का रिज़ल्ट ये निकला कि खुर्रम रोकड़ी साहब जो पहले इमरान खान की तरफ से यहाँ पे डायलॉग के लिए गए और बारहा काफ़ी मीटिंग्स के अंदर जो उन्होंने ख़ुद भी मीडिया पे आए और काफ़ी हीरो बनने के अंदाज़ में कि मैंने बड़ा किरदार अदा किया और मैंने बड़ा किया, और अब जो मुझे समझ आ रही है वो ये है कि इमरान खान गलत कर रहा है, इमरान खान मुल्की मुफाद के अगेंस्ट जा रहे हैं। तो खुर्रम रोकड़ी साहब से एक्चुअली एक मेरा सवाल भी है और हर सुनने वाला भी इस बात को समझ सकता है कि खुर्रम रोकड़ी साहब को
क्या इमरान खान ने जब ये स्टेटमेंट दी इदारों के ख़िलाफ़ या किसी के ख़िलाफ़ भी दी, तो तब खुर्रम रोकड़ी साहब को होश नहीं आई? तब उन्हें किसी भी तरह ये महसूस नहीं हुआ कि इमरान खान गलत कर रहा है? इमरान खान के कहने पर वो चले भी गए, मुलाकातें भी की, बार बार मुलाकातें की, मैसेजेस डिलीवर करते रहे, मेरे पास व्हाट्सएप का हर मवाद अवेलेबल है, मेरे पास सब चीज़ें अवेलेबल हैं। लेकिन खुर्रम रोकड़ी साहब को मुलाकातों के बाद ही क्यों एहसास हुआ कि इमरान खान साहब गलत कर रहे हैं? अगर इमरान खान साहब गलत कर रहे थे तो इन मुलाकातों से पहले भी खुर्रम रोकड़ी साहब ये कर सकते थे। नाज़रीन, हमारे मुल्क में हमारे पॉलिटिशियंस का ये सबसे बड़ा मसला है। यहाँ पे हम रजीम चेंज की बात करें, जो यहाँ पे लोग कहते हैं एक जमहूरी अंदाज से नई हुकूमत लाई गई, उस रजीम चेंज के अंदर तमाम लोग जिन्होंने पार्टिसिपेट किया, जिन्होंने फ्लोर क्रॉसिंग जैसा बेशरम काम किया, और दुनिया के तमाम वो ममालिक जहाँ पर डेमोक्रेसी है वहाँ पे इंतहाई शर्मनाक समझा जाता है इस बात को कि आप फ्लोर क्रॉसिंग करें। और आप किसी पार्टी में होते हुए अगर आपका पार्टी से इख्तलाफ है, देयर इज़ अ वेरी ईजी वे आउट दैट यू शुड रिज़ाइन। आप जाएं, और आप अगर बहुत बड़ी सियासी शख्सियत अपने आप को समझते हैं, अपने आप को अवामी नुमाइंदा समझते हैं, दोबारा से जाकर इलेक्शन लड़ें, इलेक्शन कंटेस्ट करें, अवाम आपको दोबारा से लेकर आए तो आप आज़ाद जीतें और जीत के जिस मर्ज़ी पार्टी को ज्वाइन करें अकॉर्डिंग टू योर विल। लेकिन यहाँ पे हमारे मुल्क में इस फ्लोर क्रॉसिंग को बड़ा ही बाइज़्ज़त तरीके से, और जनाब हमने मुल्क की बेहतरी के लिए आपने क्या किया? आपने अपने ही लोगों को, अपनी ही पार्टी को डॉज किया। सो इफ़ यू आर डॉजिंग योर पार्टी और आप अपनी पार्टी के मुखालिफ जा रहे हैं और आप ये हरकतें कर रहे हैं, तो आप मुल्की मुफाद, मेरा नहीं ख्याल, ये मेरा अपना पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू है कि अगर आप किसी को डॉज करते हुए सामने आ रहे हैं तो मेरा नहीं ख्याल कि आप मुल्क की बेहतरी के लिए कुछ करने के लिए आ रहे हैं। लाजमी इसमें कोई ना कोई इंसेंटिव होगा आपके लिए, वो चाहे पैसों की सूरत में हो, किसी टिकट की सूरत में हो, वो आपके फ्यूचर की सियासत को बचाने का आपको लालच दिया गया हो या जो भी दिया गया हो, ये सब कुछ किया गया होगा। और लाजमी यही किया जाता है जिसकी बेस पर लोग जो है यहाँ पे फ्लोर क्रॉसिंग जैसी शर्मनाक हरकत करते हैं। अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए मैं तारुफ़ कराऊँगा, मेरे साथ आज मौजूद हैं स्टूडियोज़ में बैरिस्टर अब्दुल्ला साहब, पॉलिटिकल एनालिस्ट भी हैं, बैरिस्टर भी हैं। आज चूँकि काफ़ी सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी काफ़ी इस्तफसार हुआ और कानूनी पॉइंट ऑफ व्यूज़ जानने के लिए हम अब्दुल्ला साहब से कोशिश करेंगे कि अब्दुल्ला साहब हमें इस पर रहनुमाई करें। अब्दुल्ला साहब, आपका हमें ज्वाइन करने का बहुत शुक्रिया। आपका शुक्रिया। सर, आज यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के अंदर इस्तफसार हुआ जस्टिस मंसूर अली शाह, उमर अता बंदयाल साहब, जस्टिस इजाज़ुल एहसन साहब ने। वहाँ पर ज़ाहिर है इमरान खान साहब की नैब तरामीम के ख़िलाफ़ एक दरख्वास्त थी जिस पर आज समाअत हुई, और थोड़ा समय पहले इसको स्टेट करता हूँ कि क्या क्या स्टेटमेंट्स हमारे जस्टिस की तरफ से आई। उन्होंने, जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने कहा कि नैब तरामीम से बराह रास्त बुनियादी इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी कैसे हो रही है, ये एक सवाल था जो उन्होंने वकील से किया। फिर उन्होंने ये भी कहा कि मुझे पुराने नैब कानून में तरामीम की कोई वजह नहीं मिली, और फिर ये भी उन्होंने कहा कि अवामी पैसे पर करप्शन होगी, अवाम ही हक़ से मुतासिर होंगे, और काफ़ी सारी और बातें भी की। लेकिन मैं पहले चाहूँगा कि मैं अब्दुल्ला साहब का पॉइंट ऑफ व्यू लूँ। सर, इस बारे में बताइएगा कि इमरान खान साहब की नैब तरामीम के ख़िलाफ़ दरख्वास्त पर समाअत हुई है, अपना थोड़ा सा पॉइंट ऑफ व्यू दीजिएगा सर इस पर। बेसिकली तो आपको पहले ये देखने की ज़रूरत है कि नैब के कानून की हिस्ट्री क्या है। एक एहतजाब ब्यूरो हुआ करता था नवाज शरीफ साहब के दौर में, और जब मार्शल लॉ लाया गया परवेज़ मुशर्रफ साहब की तरफ से, तो उसको कन्वर्ट कर दिया गया जी नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो में। नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो वाज बेसिकली अ सॉर्ट ऑफ एन एंटी करप्शन एजेंसी, ACA था वो, लेकिन इट वाज वाइडली यूज्ड टू स्टाइफल डिसेंट। उससे मुख्तलिफ राय रखने वाले लोगों की जो भी राय थी, जो भी उनकी पर्सनैलिटी थी, उसको ख़त्म करने के लिए इस्तेमाल किया गया था। नैब का अगर कानून भी देखा जाए जो पहले एग्जिस्ट करता था तरामीम से पहले, तो वो काफ़ी एक अनफेयर और एक ड्रैकोनियन कानून था। उस कानून में बर्डन ऑफ प्रूफ जो था वो अक्यूज्ड आदमी पे शिफ्ट था, यानी जिस बंदे पे इल्ज़ाम लगाया जा रहा है उसने ही प्रूव करना है कि भाई कि ये इल्ज़ाम गलत है या सही है। ये दुनिया में कहीं नहीं होता। स्टैंडर्ड्स ऑफ प्रूफ लॉ में बड़े क्लियरली सेट है, और क्रिमिनल ट्रायल्स के जितना भी स्टैंडर्ड है वो सारा का सारा बियॉन्ड रीजनेबल डाउट का है, और बियॉन्ड रीजनेबल डाउट प्रूव करना होता है उस बंदे ने जो इल्ज़ाम लेकर आ रहा है। नैब के कानून में कोई ऐसी चीज़ नहीं मौजूद थी। दूसरी चीज़ नैब का कानून 90 डेज़ का रिमांड दे देता था, विदाउट एनी कॉशन, विदाउट एनी वारंट्स, विदाउट एनीथिंग। आप पे बस एक छोटा सा इल्ज़ाम होता था, और नैब के कानून के लिए जो भी उनके फंक्शनरीज थे वो आपको उठा के कहीं पर भी लेके जा सकते थे 3 महीने, और आपको
पता होना चाहिए कि वैसे अगर आपको कोई भी पुलिसिंग एजेंसी या कोई भी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी उठा के लेके जाए तो आपको 24 घंटे में मैजिस्ट्रेट के सामने पेश करना पड़ता है उनको, वरना आप हेबियस कॉर्पस हब्से बेजा जिसको कहते हैं उसकी आप रेट भी कर सकते हैं हाई कोर्ट में और उसकी पिटिशन आप सेशन कोर्ट में भी कर सकते हैं। किसी भी बंदे को इस तरह से गायब करने का किसी को हक नहीं है, चाहे वो कोई स्टेट की एजेंसी है, चाहे वो कोई कानून का फंक्शनरी इदारा है। तो नैब कानून के ये दो मसाइल तो सबसे बड़े थे। फिर इसके अंदर जहाँ तक मुझे याद पड़ता है जब मैंने इसको देखा था तो एक और इशू ये था कि इसके अंदर जो पब्लिक सर्वेंट्स के ऊपर इल्ज़ाम लगाने का जो शक है वो काफ़ी वाइड है और वो किसी भी तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है। कोई स्टैंडर्ड नहीं है कि करप्शन क्या होती है, कोई स्टैंडर्ड नहीं है, कोई रिसर्च नहीं है आपकी कि किस तरह से एंटी करप्शन कवानीन बनाए जाते हैं, दुनिया में क्या क्या प्रैक्टिसेस हो रही हैं, क्या क्या तरीक़ों से वो स्ट्रैटेजाइज करके एक रिसर्च के साथ कोई एंटी करप्शन एजेंसी बनाते हैं। और पाकिस्तान में वैसे भी उन चीज़ों की कमी तो थी नहीं, FIA पहले ही एग्जिस्ट करता था और भी बहुत भी बेशतर कवानीन हैं जो कि एग्जिस्ट करते हैं ऑलरेडी पाकिस्तान के लॉ में, जो कि करप्शन, ब्राइबरी, फ्रॉड, इकोनॉमिक क्राइम, इन सारी चीज़ों के ख़िलाफ़ इस्तेमाल किए जा सकते हैं। क्या ज़रूरत है एक और एंटी करप्शन एजेंसी के जो कि ख़ास तौर पे एक तो फंक्शनल भी ना हो, दूसरी चीज़ वो लोगों के साथ ज़्यादतियों में मुलव्वस हो, तीसरी चीज़ वो एक बारगेनिंग टूल की तरह इस्तेमाल की जा रही हो। ऑनरेबल जस्टिसेस की राय से मैं इख्तिलाफ़ कर नहीं सकता, वो बहुत इंतहाई सीनियर लोग हैं, लेकिन मंसूर अली शाह साहब का भी डिसेंट बड़ा रीज़नेबल था इस सिचुएशन में। उन्होंने कहा था कि जी ये तो लेजिस्लेशन जो है वो तो पार्लियामेंट का काम है, अगर हम लोग इधर सुप्रीम कोर्ट में बैठ के लेजिस्लेशन करने लग जाएं तो फिर हम तो पार्लियामेंट के रोल को अज्यूम कर रहे हैं। उन्होंने बिल्कुल दुरुस्त बात की है कि ये एक सेपरेशन ऑफ पावर्स की बात है, ये एक ट्राइकोटमी ऑफ पावर्स की बात है, हमें हमारा रोल अदा करना चाहिए, हमें उसको ओवरस्टेप नहीं करना चाहिए। असल में पाकिस्तान का शुरू से लेकर अभी तक एक सबसे बड़ा इशू रहा है कि बेशक इदारे जो हैं वो मुल्क को मजबूत बनाते हैं, लेकिन हर इदारे को अपनी बाउंड्स में रह कर काम करना है अगर पाकिस्तान को एक अच्छे इज़्ज़तदार डिग्निफाइड मुल्क की तरह चलना है तो। जुल्ला साहब आपकी बात बिल्कुल बजा है, लेकिन मैं जो समझा आपकी बात से वो ये समझा कि शायद हमारे मुल्क में नैब जैसे इदारे की ज़रूरत नहीं है, या नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो की अगर हम बात करें तो हाँ बना इसीलिए था, शायद इसको बाद में मिसयूज़ किया गया, कुछ पॉलिटिशियंस ने अपने अपने दौर में हर किसी ने इस्तेमाल किया और अपने मफादात के लिए नैब का इस्तेमाल करते थे कि नैब का ऑब्वियसली नाजरीन नैब के एक कानून से जो मुझे भी थोड़ी सी प्रॉब्लम थी वो कानून था प्ली बारगेन का। प्ली बारगेन का मतलब ये है कि अगर किसी शख्स पे साबित हो गया कि उस शख्स ने 10 अरब की सपोज करप्शन की है तो प्ली बारगेन में वो शख्स 2 अरब, 3 अरब, 4 अरब, 5 अरब वट एवर डिसाइडेड वो पे करेगा और करके ही इज़ ईजी टू गो। ठीक है, अब ये इस चीज़ पे मैं थोड़ी सी मतलब अगर तो ये कानून प्ली बारगेनिंग का था दैट वाज रॉन्ग। दूसरी बात, नैब ने जो रिकवरीज कराई, क्योंकि यहाँ पे एंटी करप्शन का डिपार्टमेंट तो इससे पहले भी अवेलेबल था, हमेशा से यहाँ मौजूद है, उसके होते हुए नैब का इदारा बना और नैब के इदारे के अंदर शायद कुछ अच्छे लोगों को वहाँ पर जो है पोस्टिंग्स दी गई जो कि कंट्रोल कर सकते थे सिचुएशंस को, क्योंकि एंटी करप्शन तो ऑब्वियसली जो हुकूमत वक्त होगी वो भी उनके ही मातहत होते हैं और जो हुकूमत वक्त कहेगी जिस तरह से कहेगी वो उसी तरह से करेंगे। और ज़ाहिर है हम सब लोग जानते हैं कि बहुत सी चीज़ें कंप्रोमाइज़ की जा रही थी, इसलिए शायद नैब का इदारा बना। फिर नैब का इदारा बना, हमने इमरान खान साहब के दौर में देखा कि उसने काफ़ी सारी रिकवरीज़ करना शुरू की, यानी कि अगर नैब ने कुछ 400 कुछ अरब रुपए की एग्जैक्ट फिगर मैं कोट नहीं करता, लेकिन 400 कुछ अरब रुपए की रिकवरी उन्होंने ऑलमोस्ट नैब ने अपने उस टाइम पर की, जो उन्होंने लोगों के साथ हुए फ्रॉड और सब स्कैम्स हुए थे उनकी तहकीक करते हुए उस पर जो है वो उन्होंने रिसर्च की और ये काम किया। लेकिन देखें ये इदारा मौजूद था और इस इदारे के होते हुए यहाँ पे बहुत से लोगों के ऊपर जो एक्शंस किए जा रहे थे, जो कुछ किया जा रहा था, जिस तरह से आज जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने भी यही कहा और बाकी तमाम जजेस ने भी यही बताया कि इस इदारे के होते हुए इसको डिसेबल करने की ज़रूरत नहीं थी। जैसे ही एक कानून बना, ऐसा कानून बना, ऐसी अमेंडमेंट नैब में की गई कि नैब मजबूर हो गया उन तमाम रेफरेंसेस को वापस करने में और उसने कहा कि जनाब ये जो रेफरेंसेस हमारे पास आए थे
अब के कानून के बाद ये रेफरेंसेस के वी आर नॉट एबल टू एक्चुअली डू एनी एक्शन और हम इस पर कोई इंक्वायरी नहीं कर सकते, सो हम ये तमाम रेफरेंसेस वापस कर रहे हैं। अब वो रेफरेंसेस चल रहे थे नैब में, या तो नैब उन सबको बोगस करार देती, उन्हें कहती कि जनाब ये रेफरेंसेस है ही नहीं, ये सिरे से झूठे हैं, तो हमें समझ आती। अब कानून की में तरमीम पार्लियामेंट की तरफ से, यानी देखें पार्लियामेंट में जो लोग आज बैठे हैं, जो मौजूद हैं सियासतदान, हमारे मुल्क के सबसे बड़े किरदार और सबसे बड़े जो इस मुल्क को नुकसान पहुंचाने में जो कहा जाता है सियासतदानों की तरफ से, ये मेरी स्टेटमेंट नहीं, सियासतदान खुद कहते हैं कि इस मुल्क को सबसे बड़ा नुकसान पहुंचाने वाले सियासतदान ही हैं। अब वही सियासतदान जब अपोजिशन में होते हैं तो कुछ होते हैं, जब जैसे ही इक़्तिदार में आते हैं बिल्कुल बदल जाते हैं। यहाँ पर हम तमाम केसेस को देखते हुए अगर इस चीज़ को देखें कि यहाँ पर सियासतदानों ने जो किया, तो पार्लियामेंट बनी एक अपोजिशन पार्टी जिसने अपोजिशन में बैठना बंद किया, तो जो रूलिंग पार्टी थी उसने नैब के अंदर कानून की अमेंडमेंट्स कराई, और ये वो अमेंडमेंट्स हैं जिनका जिक्र हमेशा इमरान खान साहब करते रहे कि ये मुझसे यही कह रहे हैं कि नैब की ये तमाम शिक्कों को चेंज किया जाएगा, तो हम आपके साथ चलने को तैयार हैं। अब वो शिक्कें जैसे ये हुकूमत में बरसर इक़्तिदार आए, इन्होंने आके वो चेंजिंग्स की और नैब के अंदर तमाम चीज़ों को चेंज किया, और एक्चुअली मेरे मुताबिक तो नैब को डिसेबल किया, तो नैब मजबूर हो गई तमाम रेफरेंसेस को वापस करने में और तहकीकात रोकने में। तो अब्दुल्ला साहब ये बताइएगा कि ये जो मैं सिचुएशन आपको बता रहा हूँ सर, आपको क्या लगता है कि नैब, जिस तरह से आपने पहले कहा कि नैब होनी नहीं चाहिए थी, ज़रूरत ही नहीं थी नैब की, अब मेरे मुताबिक तो देखें नैब एंटी करप्शन बेचारी मुझे तो इस काबिल नहीं लगती कि वो इन लोगों पर हाथ डाल सके, इनके खिलाफ कार्रवाई कर सके, इसलिए नैब आई। अब जब नैब आई, नैब ने आके कुछ बेहतरी करने की कोशिश की तो उसको भी डिसेबल कर दिया गया, तो सर क्या होनी नहीं चाहिए थी, बताइएगा प्लीज़। बिलाल साहब, आपके खदशात बिल्कुल दुरुस्त हैं कि कुछ एक एम्पावर्ड तबका एग्जिस्ट करता है जो कि हर मुल्क में एग्जिस्ट करता है, जो जिनको कुछ इदारे नहीं पकड़ सकते, लेकिन बजाय कि आप इदारों को स्ट्रेंथन करें, अब जिस तरह फॉर एग्जांपल हमारे पास पंजाब पुलिस थी, फिर अब हमारे पास एक एलीट फोर्स भी है, अब एक हमारे पास एक डॉल्फिन फोर्स भी है, बजाय कि इतने मुख्तलिफ इदारे बनाने के, अगर इन्होंने पंजाब पुलिस को ही स्ट्रेंथन कर लिया होता तो शायद इनको इनकी ज़रूरत ही ना पड़ती। आप एंटी करप्शन को स्ट्रेंथन कर लें, उसके अंदर प्रो एक्टिव किस्म की लेजिस्लेशन कर लें जो कि आपके वो फंक्शंस परफॉर्म कर सकती है जो कि आपने नैब को दिया हुआ है। इतनी कन्फ्यूजन है कि आपको समझ नहीं आती है, अगर आपने एक करप्ट प्रैक्टिस देखी है तो आपने एप्लीकेशन देनी कहाँ पे है। जहाँ तक बात है इस चीज़ की कि जी इन्होंने बड़ी रिकवरीज की हैं, जी देखें रिकवरीज और एक्सटॉर्शन में बड़ा फ़र्क है। नैब के ऊपर आपको याद होगा बहुत सारे लोगों की तरफ से बहुत सारे बड़े बड़े इल्ज़ामात थे, जो जस्टिस जावेद इकबाल साहब हैं जो कि इसको हेड करते हैं इस महकमे को, उनके ऊपर तो बिज़नेस कम्युनिटी वालों ने बड़ा बेला मचाया था। आपको याद होगा 3-4 साल पहले तो एक बिज़नेस कम्युनिटी थी, वो उठ के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के पास चले गए थे जो टॉप बिजनेसमैन थे पाकिस्तान के, और ये वाइडली रिपोर्टेड था न्यूज़पेपर्स में कि जी अगर आप चाहते हैं हम बिज़नेस करने दें तो आप प्लीज़ काइंडली इस इदारे को कोशिश करें, प्लीज़ गेट देम ऑफ आवर बैक, इनको आप थोड़ा बैक ऑफ करवाएं तो फिर हम कुछ कर सकें। इसी तरह कई सारे ब्यूरोक्रेट्स थे वो कहते थे कि जी हम किसी चीज़ पे साइन नहीं कर सकते आजकल, हम गुरेज करेंगे सिग्नेचर्स करने से, आगे प्रोसीजर को फॉलो करने से, क्योंकि अगर हम किसी बड़े प्रोजेक्ट का हिस्सा बन जाएंगे तो जी ये हमारे पे नैब खोल देंगे। एक देखें एक अच्छे इन्वेस्टिगेटिव इदारे में जो कि एक स्ट्रैटेजी बेस्ड और सोल्यूशन बेस्ड आपको आउटकम्स दे रहा है, और एक ऐसे इदारे में जिसको एक बिल्कुल ही एक टूल की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है लोगों को तंग करने के लिए, बड़ा फ़र्क होता है जी। और फिर उस इदारे पे एलिगेशंस होना, फिर अनफेटेड पावर्स होना ऑफ सर्च, अरेस्ट एंड एवरीथिंग एल्स, वो बड़ी चीज़ है। फिर आपने प्ली बार्गेनिंग की बात की, प्ली बार्गेनिंग तो इन एसेंस दुनिया भर में इस्तेमाल होती है वैसे तो, लेकिन उसकी कोई ना कोई बेसिस होनी चाहिए। और आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है कि अगर आपने 2 अरब खाए हैं 20 करोड़ दे के आप छूट गए हो तो फिर क्या फ़ायदा क्या नुकसान। इस तरह तो बल्कि जी जिन लोगों ने वो इतनी करप्शन से पैसे इकट्ठे किए होते हैं, जिनके पास रिसोर्सेज होते हैं, वो तो वैसे ही ट्रायल्स लड़ के आज़ाद हो जाते हैं। बिल्कुल। तो इस पे बड़ी एक स्ट्रैटेजी बेस्ड अप्रोच होनी चाहिए, कट कॉपी पेस्ट नहीं होना चाहिए सबसे पहले, जो हमारी लेजिस्लेटिव प्रोसेस का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। और दूसरा इनको बैठ के सोचना चाहिए कि हम कोई मॉनिटरिंग का सिस्टम करें, कोई हम डिफ़ाइन करेंगे करप्शन किस तरह से हमने देखनी है कि हुई भी है कि नहीं हुई। ये तो नहीं ना कि जिस तरह ये हमारे मुल्क में 295C इस्तेमाल होता है और ये बड़े हसास कवानीन हैं, इस तरह इस्तेमाल होते हैं उन लोगों के ख़िलाफ़ जिनके ख़िलाफ़ लोगों की पर्सनल एनमिटीज़ हों, और फिर उनके पास कोई तरीक़ाकार नहीं होता। कोई स्टैंडर्ड होना चाहिए, एक स्टैंडर्ड होना चाहिए। अगर आप करप्शन को भी ट्राई कर रहे हैं तो वो ट्रायल्स फेयर होने चाहिए। और
ये सबसे बड़ा सवालिया निशान है कि आपने एक बंदे पे एलिगेशन तो लगा ली कि जी आपने करप्शन की है, आपने कह तो दिया, अब उस पर इंक्वायरी शुरू भी होगी, क्या उसके साथ उधर इन्वेस्टिगेटिव स्टेज पे और जो कोर्ट रूम में हो रहा है क्या वो एक फेयर स्टैंडर्ड के मुताबिक है कि नहीं है, क्या वो फेयर ट्रायल उसको मिल रहा है कि नहीं मिल रहा। हमारे हाँ मसले ये हैं, चाहे अब वो केस एंटी करप्शन से आता है, चाहे वो FIA से आता है, चाहे वो नैब वाले लेकर आए, हम ये नहीं कहते नैब ख़त्म कर दें, लेकिन रिफॉर्म होना चाहिए, कंपाउंड करें चीज़ों को ताकि सब लोगों के पास एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर हो जिसके थ्रू वो अपनी बेहतरी के लिए, अपने मुल्क की बेहतरी के लिए लड़ सकें। चीफ़ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस उमर फ़ारूक साहब की बात करूं, जस्टिस उमर फ़ारूक साहब ने कहा है कि पूरे इस्लामाबाद में कंटेनर्स ऐसे पड़े हैं जैसे कोई और ही हालात हों। अच्छी सी एंटी रायट फोर्स क्यों नहीं बना देते, कंटेनर लगाने की बजाय कोई और तरीका इस्तेमाल क्यों नहीं करती हुकूमत। अब ये चीफ़ जस्टिस उमर फ़ारूक साहब का थोड़ा सा क्रिटिसिज्म था गवर्नमेंट के ऊपर कि जाहिर है वो भी वहीं पे मौजूद होंगे और हर शख्स वहाँ पर परेशान होता है जब कंटेनर से रास्ते बंद किए जाते हैं, डाइवर्जन्स ऐड की जाती हैं, लोगों को रोका जाता है। तो उस पर उन्होंने अब ये बात की कि एक एंटी राइट फोर्स क्यों नहीं बना देते। अब्दुल्ला साहब, अब आप ही की बात को सेकंड करते हो, जिस तरह आपने कहा कि यहाँ पे मज़ीद हमें किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है कि हम कोई और नया डिपार्टमेंट बनाएं, नई चीज़ें डेवलप करें। ज़ाहिर है होना तो यही चाहिए जो पहले से इदारे मौजूद हैं। जिस तरह से सदर पाकिस्तान ने भी हफ्ते के रोज़ यही कहा कि हमारे जो इदारे पहले मौजूद हैं उन्हीं इदारों को मजबूत किया जाए, उन्हीं इदारों से काम लिया जाए और यहाँ पे कोशिश की जाए कि उन तमाम इदारों की जो ज़िम्मेदारी है वो इदारे अपनी ज़िम्मेदारी पूरी करें। लेकिन वो करे कौन, सवाल तो ये है। यहाँ पे तो जो शख्स आता है, जो पार्टी बरसर इक़्तिदार आती है, वो अपने मफादात के लिए डिपार्टमेंट्स को मिसयूज़ करती है। वो यहाँ पे कोशिश करती है कि किसी भी तरह उनके लोग बचें, वो चाहे कोई भी पार्टी हो। मैं किसी एक पार्टी की बात नहीं करता, PTI को देख लें आप, नून लीग को देखें, पीपल्स पार्टी को देखें, तो हर पार्टी ने ऐसा ही किया कि अपने लोगों को सेव करने की कोशिश की और अपनी एंटी पार्टीज़ के लोगों के ऊपर जो है वो एक्शंस किया। लेकिन थोड़ा सा फ़र्क हमें PTI के दौर में ये ज़रूर नज़र आया कि अब्दुल हलीम खान जो इनके बहुत बड़े इत्तेहाद इनकी पार्टी के जो है वो मेंबर थे, और जहांगीर तरीन साहब को देखें, अब्दुल हलीम खान साहब को देखें, तो ये पहले भी अब्दुल हलीम खान साहब जो है वो कब्ज़ा ग्रुप मशहूर थे, बाद में भी कब्ज़ा ग्रुप मशहूर थे, आज भी कब्ज़ा ग्रुप ही मशहूर हैं। अब्दुल हलीम खान साहब के ख़िलाफ़ इनकी हुकूमत होते हुए एक्शन हुआ, इनको अपने ओहदे से स्टेप डाउन होना पड़ा और इन्होंने उस पूरे जो इंक्वायरी थी उसको फेस किया। और ऐसा हालांकि मेरा नहीं ख्याल कि किसी और पार्टी के दौरान कभी भी ऐसा हुआ और हमें ऐसी कोई एग्जांपल देखने में सामने आई हो कि अपनी ही किसी शख्स के ख़िलाफ़ उन्होंने ऐसी कार्रवाई की हो। और यहाँ पे अब मुझे आप बताइएगा कि चीफ़ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उमर फ़ारूक साहब ने जो कहा है, एक शॉर्ट ब्रेक, और शॉर्ट ब्रेक के बाद आकर हम अब्दुल्ला साहब से इसी बारे में जानें कि क्या कानूनी राय है और वो क्या इस बारे में कहते हैं। वी हैव टू गो ऑन अ शॉर्ट ब्रेक, स्टे विद अस प्लीज़। वेलकम बैक नाजरीन। हम बात कर रहे थे चीफ़ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जो कहा उसके बारे में, और इमरान खान साहब की नैब तरमीम के ख़िलाफ़ जो दरख्वास्त थी उस पर इस्तफसार की बात हो रही थी। मैं आपको उमर अता बंदयाल साहब, चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, उनकी कुछ स्टेटमेंट यहाँ पे बताऊँ तो ये भी कहा गया वहाँ पे जजेस की तरफ से कि क्या बजट पेश होने पर हर दूसरा शख्स अदालत आ सकता है और कह सकता है कि क्या ये गलत पेश हुआ। और फिर कानून का उन्होंने कहा, उमर अता बंदयाल साहब ने, कानून का एक बेंचमार्क है जिससे नीचे लाकानूनियत है। इसके बाद उनका ये भी कहना था कि इस बात पर तो हम सब आमादा हैं कि एहतसाब का कानून होना चाहिए, लेकिन किया क्या जाए यहाँ पर। अब ज़ाहिर है भी उनका एक सवाल था कि हम सब एक ही बात पर आमादा हैं और हम सब इस बात को एक्सेप्ट करते हैं कि ठीक है, वी मस्ट हैव रूल ऑफ लॉ इन दिस कंट्री, बिकॉज इफ़ वी हैव रूल ऑफ लॉ, यहाँ पे कानून की बालादस्ती होगी तो हम सब का फ़ायदा होगा और हर इंसान का एक्चुअली फ़ायदा होगा। इस दुनिया के अंदर अगर हम तरक्की याफ्ता ममालिक की बात करें तो वो तरक्की याफ्ता आज इसलिए हैं कि दे आर फॉलोइंग द रूल ऑफ लॉ, और वहाँ पर कोई शख्स भी चाहे, जैसे मैं कनाडा की आपको एक मिसाल दूँ तो वहाँ पर एक इंसिडेंट का मैं जिक्र करूँगा कि कनाडा के अंदर वहाँ पर जो इनके सियासतदान थे, जो पॉलिटिशियंस थे, उनकी रूटीन मीटिंग्स होती थी फॉर द होल मंथ, और एक आम शहरी उठकर अदालत गया, उसने जाकर अदालत में वहाँ पर कहा कि ये जो इनकी मीटिंग्स होती हैं, हमारे टैक्स के पैसे के ऊपर ये लोग मीटिंग्स करते हैं, ये लोग खाते पीते हैं, क्या मुझे इसकी डिटेल मिल सकती है क्या इनके खिलाफ़ कि ये कितना हमारा पैसा इस्तेमाल कर रहे हैं। अब जस्टिन ट्रूडो साहब के होते हुए ही जब वो शख्स कोर्ट में गया, कोर्ट ने फ़ौरन से तमाम डिपार्टमेंट्स को एक्टिव किया और उन्होंने कहा कि अगर ये शख्स चाह रहा है कि तमाम रिपोर्ट्स इसको दी जाएँ तो इसको दी जाएँ।
वेरी सून एक्शन वाज टेकन और उस शख्स को तमाम चीज़ें दी गई और उन्होंने नोट डाउन किया तो इट वाज अराउंड $1.5 मिलियन जो उन्होंने एक मंथ के अंदर खाने पीने पे अखराजात किए थे पॉलिटिशियंस ने अपनी मीटिंग्स के अंदर, लोकल मीटिंग्स के अंदर, और उसके खिलाफ फिर वहाँ पर एक्शन हुआ और फ़ौरन से चीज़ों को देखा गया कि यहाँ पे इतनी फजूल खर्ची हमारे पैसे पर क्यों की जा रही है। नाजरीन, ये एक आम शहरी था, यहाँ पर इमरान खान साहब जिनके ऊपर कातिलाना हमला हुआ है, आज तक FIR के मामले पर गोलमोल हैं, परेशान हैं, FIR काटी नहीं जा रही। और उस मुल्क के अंदर जहाँ पर कानून की बालादस्ती है वहाँ पर एक आम शहरी उठ के उसने सियासतदानों पर सवाल किया और उसको ना किसी किस्म का थ्रेट मिला, ना उसके खिलाफ कोई कार्रवाई की गई, बल्कि उसको बड़ा वार्मली वेलकम किया गया और उस तमाम चीज़ों के ऊपर उसको कहा गया कि आप जो चाहते हैं हम आपको वो विल प्रोवाइड ऑल ऑफ द लिस्ट, वट एवर द एक्सपेंसेज एंड वट एवर द थिंग्स आर, बिकॉज इट इज़ योर मनी, यू आर द टैक्स पेयर, ये आपका पैसा है और ये आपका राइट है दैट यू वांट टू, इफ़ यू वांट टू आस्क एनीथिंग यू कैन आस्क। हमारे मुल्क में तो शायद इन चीज़ों का तसव्वुर ही नहीं, क्योंकि आम शख्स ने पुलिस स्टेशन जाके FIR देनी हो, मैं अगर पुलिस स्टेशन की बात करूं तो अब वहाँ पर जो है फ्रंट डेस्क बन गए हैं। फ्रंट डेस्क एक बड़ा अच्छा जो है इकदाम किया गया, क्योंकि इससे पहले जब पुलिस स्टेशन जाना होता था मुहर्रर के साथ और बाकी जगहों पे आपने जाकर कोई भी रिपोर्ट लिखवानी होती थी तो चीज़ें बहुत मुश्किल थी, ऑनलाइन सिस्टम नहीं था, मुहर्रर साहब की तमाम ख्वाहिशात आप पूरी करेंगे तो वो रिपोर्ट लिखेगा वरना नहीं लिखेगा। अब फ्रंट डेस्क एक बहुत पॉजिटिव और एक अच्छा काम है जो किया गया। फ्रंट डेस्क पे यू कैन डायरेक्टली गो, वहाँ जो बंदा बैठा है आप जाके अपनी एप्लीकेशन उसको देंगे और बगैर किसी पैसों के तकाजे के, किसी भी चीज़ के डिमांड के, आपका वहाँ पे ऑनलाइन आपकी जो FIR है वो वहाँ पे एनरोल हो जाएगी। सो ये एक पॉजिटिव काम था। और कानून की बालादस्ती की बात करें तो उस दिन सदर पाकिस्तान ने भी यही बात की वहाँ पर बैठे हुए कि कानून की बालादस्ती होगी तो मुल्क बचेंगे। जैसे कि उन्होंने किताब वाई नेशंस फेल का जिक्र किया कि जिन मुल्कों के अंदर कानून की बालादस्ती नहीं थी और इदारे कमज़ोर थे, उन मुल्कों के अंदर वहाँ पर मुल्क टूटे और मुल्कों का क्या हाल हुआ वो आज हम सब जानते हैं। अब नाज़रीन, यहाँ पर जो बातें चीफ़ जस्टिस साहब ने की, जो इस्तफसार हुआ इस नैब की तरमीम के ख़िलाफ़, ज़ाहिर है उन्होंने ख़ुद भी ये बात की कि अगर आवाम के पैसे पर ये सब कुछ हो रहा है और उसके ख़िलाफ़ अगर कोई भी चीज़ थी तो ये रेफरेंसेस जो वापस कर दिए गए और हुकूमत वक्त के ख़िलाफ़ जो बातें थी या आज जो हुकूमत में लोग मौजूद हैं उनके खिलाफ जो कुछ था वो सब कुछ वापस किया गया, तो इट मीन्स देयर इज़ समथिंग रॉन्ग इन इट, और कुछ तो वहाँ पर होगा जो गलत हुआ। और इसी चीज़ का जिक्र करते हुए केस अभी तक ऑन है, ये आज का इस्तफसार है जो हुआ जिसमें तमाम जस्टिस साहब ने जो बातें की। तो इस पर अब्दुल्ला साहब आप मुझे बताइएगा कि ज़ाहिर है आपने कहा कि नैब, जो आपका पॉइंट ऑफ व्यू है वो ये है कि ज़ाहिर है नैब ना बनती, जो पहले इदारे मौजूद थे वही रहते, वही अपनी ड्यूटीज़ परफॉर्म करते तो यहाँ होता। लेकिन सर हमारे मुल्क में तो ऐसा कुछ देखने को नहीं आता। आप भी पुलिस स्टेशन जाते होंगे, एंटी करप्शंस को फेस करते होंगे, चीज़ें देखते होंगे कि लोग वहाँ पर क्या कर रहे हैं। बीइंग अ लॉयर ज़ाहिर आपको लोग इन्वाइट करते होंगे, तो सर मुझे ये बताएं कि यहाँ पे तो जो पहले इदारे मौजूद हैं वो कुछ करते ही नहीं है, नया इदारा बन रहा है, आप कहते हैं वो भी ना बने, वो भी ना चले, पुराने को मजबूत करें, मजबूत करेगा कौन सर? देखें जी ये मजबूती वाला जो काम है वो तो है, तो मेनली लेजिस्लेशन का ज़रूर है, लेकिन जो एडमिनिस्ट्रेशन अपॉइंट होती है उसको गवर्न करने के लिए उसका भी है। और तो और फिर उसकी फंडिंग वगैरह काफ़ी कॉम्प्लेक्स चीज़ें होती हैं कि इदारा वैसे नहीं बन जाता ओवरनाइट। लेकिन मेरा ये कहने की बिल्कुल हरगिज़ मतलब नहीं है कि आप करप्शन के ख़िलाफ़ जंग ना लड़ें, आप ज़रूर लड़ें उसके ख़िलाफ़, लेकिन कहने का जो मेन चीज़ है समझने वाली उसमें ये है कि आप अगर किसी को इम्प्लिकेट कर रहे हैं किसी चीज़ में, उसके साथ इंसाफ होना चाहिए। जहाँ तक थानों की ताल्लुक़ है, पुलिस स्टेशंस की बात है, मैं रिसेंटली एक पुलिस स्टेशन को विज़िट कर रहा था और इसका कंटेनर वाली बात से बड़ा ताल्लुक़ है, आप खुद इमेजिन कीजिएगा। उधर मेरी ASI साहब से एक हुई मुकालमा हुआ और वो मुझे कहते हैं कि जी कैन यू बिलीव इट कि ये जिस डेस्क पे मैं बैठा हूँ ये डेस्क भी मैंने अपनी पॉकेट से परचेज़ किया है, ये जो प्रिंटर मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ ये भी मैंने अपनी पॉकेट से परचेज़ किया है। आप कैसे कह सकते हैं कि मैं जो है कोई ब्राइब ना लूँ? मैंने अपना ख्याल नहीं, अपना ख़र्चा नहीं चलाना। दिस इज़ व्हाट इज़ हैपनिंग एंड इट इज़ अलार्मिंग। आई वॉज शॉक्ड, मैं परेशान हो गया। मैंने कहा यार ये तो वाकई में बड़े मजबूर लोग हैं। जो कंटेनर्स वाली चीज़ है, आप देखें इनके पास पुलिसिंग इक्विपमेंट और एपरेटस ही नहीं है। अगर इनके पास एपरेटस हो, इनके पास वो बैन करने के लिए लोगों को चीज़ें हों, तो कंटेनर्स की शायद ज़रूरत ही ना पड़े। जिस पुलिस राइट फोर्स का जिक्र किया चीफ जस्टिस इस्लामाबाद ने, आई गेस वो भी यही कह रहे थे कि अगर कोई एंटी राइट फोर्स बना दें तो शायद कंटेनर्स की ज़रूरत ना पड़े। एंटी राइट फोर्स के अलावा वैसे भी पुलिस को इतना एम्पावर कर दें, उनको आप मटेरियल दें, आप उनको ये ना हो कि उनको कोई कहे कि जी आपको नहीं पता मैं कौन हूँ और चला जाए। तो यानी दे शुड बी एम्पावर्ड टू चार्ज एंड इन्वेस्टिगेट एनीवन।
ठीक है, अगर वो स्टॉप एंड सर्च कर रहे हैं, अगर वो किसी को रोक रहे हैं, चाहे वो मिनिस्टर भी है, उसको रुके और उनको आप एम्पावर करें सर। तो, लेकिन इसके लिए तो फिर ज़रूरी है कि पुलिस की सिलेक्शन भी मेरिट पर हो। यहाँ पर लोग अपनी मर्ज़ी के तैनात किए जाते हैं, अपनी मर्ज़ी के लोग अपॉइंट किए जाते हैं और फिर उनसे अपनी मर्ज़ी के काम करवाए जाते हैं। ज़ाहिर है एक शख्स को मैं लगवाऊँ कहीं पर तो उस ही हैज़ टू ओबे मी, एनी केस कुछ भी हो वहाँ पर, अगर उसके मैं को फेवर दे रहा हूँ तो ही हैज़ टू रिटर्न द फेवर। तो यहाँ पर तो फिर सबसे पहले सिस्टम के अंदर ये हो कि पुलिस आपकी मेरिट पर आए और मेरिट पर जो शख्स है वो आएगा, फिर जाके कहीं ये सिस्टम ठीक होने की तरफ जाएगा, मेरा ख्याल है। बिल्कुल, मेरिटोक्रेसी के बगैर तो जी कुछ भी नहीं होता किसी भी माशरे में, जब तक कि इनके आप प्रॉपर एग्जाम्स, जो शैम एग्जाम्स ना हो, ठीक है, और प्रॉपर इंटरव्यूज जो कि शैम इंटरव्यूज ना हो, यानी वो मेरिटोक्रेसी आप जब तक नहीं डेवलप करेंगे, आप तक कोई भी किसी भी किस्म का टैलेंट नहीं ला सकते। आप क्रिकेट में नहीं ला सकते, आप किसी स्पोर्ट में नहीं ला सकते, ये तो फिर इंस्टीट्यूशंस हैं। क्रिकेट की बात करें जी, अब्दुल्ला साहब ने क्रिकेट मुझे याद कराई तो मुझे याद आ गया कल का मैच। इंग्लैंड ने जो है वो मैच फाइनल विन किया। ऑब्वियसली वो डिज़र्व करते थे, उन्होंने अच्छा खेला और हमारे मुल्क के बहुत से ऐसे लोग जो इंग्लैंड में बैठे हुए हैं उन सबको बहुत मुबारक हो उस मुल्क की जीत। और जो मौजूद है वहाँ पर, जो अपना मुल्क छोड़कर वहाँ चले गए हैं और वापस आने का नाम नहीं ले रहे, उनको तो खसूसी मुबारकबाद मेरी तरफ से कि उनका मुल्क वर्ल्ड कप जीत गया। क्योंकि अगर ये आपका मुल्क होता तो शायद आप यहाँ से ना जाते, और अगर आप चले गए हैं, आपकी फैमिली वहाँ पर है, तो शायद वो मुल्क आपका ज़्यादा मुल्क होगा इस मुल्क की बनिस्बत। यही बात करते हुए आज इमरान खान ने ये भी कहा कि आर्मी चीफ़ की तैनाती, ज़ाहिर है पाकिस्तान की इस टाइम द हॉटेस्ट डिस्कशन इज़ द आर्मी चीफ़ की तैनाती। और इस पर इमरान खान साहब ने कहा कि आर्मी चीफ़ की तैनाती पर एक मफरूर से मशवरा किया गया जो कि कानूनी एक्ट की खिलाफ वर्जी है और मैं इस पर कानूनी कार्रवाई का मुतालबा करता हूँ। इमरान खान साहब का ये कहना था कि एक मफरूर जो जिक्र उन्होंने किया नवाज़ शरीफ साहब का, इस मुल्क के 3 बार रहे वज़ीर आज़म, अवाम के टैक्स पर काफ़ी अरसा वज़ीर आज़म भी रहे, वज़ारत उज़्मा में आज भी उनके भाई मौजूद हैं और आज जो कुछ भी हो रहा है ये हमारे टैक्स के पैसे पर ही करते हैं जो कुछ भी करते हैं। लेकिन इनका इस मुल्क से चले जाना और ये कहना कि जी हमारे लिए वो मुल्क बहुत सेफ़ है, वी आर सेफ़, वी आर कंफर्टेबल देयर, और हम इलाज के लिए जा रहे हैं और ऐसे वापस आ जाएंगे, क्या हम सब लोग भूल जाते हैं इन बातों को, या यहाँ कोई पूछने वाला है ही नहीं? नोबडी इज़ क्वेश्चनेबल। कि जो आपका दिल करता है, ये आज जो शख्स हमारे मुल्क का वज़ीर आज़म है ये गारंटर थे इस बात में कि जी ये शख्स वापस आएगा। अगर वो वापस नहीं आए तो इसका मतलब है फिर शायद ये भी उसी ही इज़ अ पार्ट ऑफ इट कि अगर इनके कहने पर, इनकी गारंटी पर वापस नहीं आया तो इन्हें भी कोई पूछने वाला नहीं है। तो अब्दुल्ला साहब मुझे बताइएगा, क्या इमरान खान साहब का कार्रवाई का मुतालबा कि एक मफरूर शख्स जो बाहर बैठा हुआ है और वो आर्मी चीफ़ की तैनाती पर जो है वो मशवरे दे रहा है और ये कर रहा है, ये कानूनी एक्ट की खिलाफ वर्जी है, क्या ये है? और इस पर कानूनी कार्रवाई का जो मुतालबा खान साहब कर रहे हैं, क्या ये हो सकता है? देखें जी, इसमें 3-4 चीज़ें और उनको जंबल अप किया हुआ है खान साहब ने भी। और ऑब्वियसली जब हमारे लीडर्स इसी तरह हमें चूरन बेचेंगे, माजत से मैं फ्रेज इस्तेमाल कर तो हमें क्लैरिटी नहीं आएगी। जी जी। लेकिन जी आर्मी चीफ का जो मामला है उसकी अपॉइंटमेंट का, वो वाकई में बड़ा हसास मामला है और उस पर हमें मेरे ख्याल से जो कॉन्स्टिट्यूशनल मीन्स हैं और मेजर्स हैं और नॉर्म्स हैं जो डेवलप हुए हैं ओवर द 70 ईयर्स, हमें उसमें रहना चाहिए। इस पे तो इतना ही मैं कहूँगा। उसमें मेरे ख्याल से इमरान खान साहब का जो पहले वाला मुतालबा था कि जी मेरे से मशवरा लिया जाए आर्मी चीफ के अपॉइंटमेंट में, वो दुरुस्त बिल्कुल भी नहीं है। उनके पास कोई कॉन्स्टिट्यूशनल रोल नहीं है बिल्कुल। और वो इवन अगर अपोजिशन में भी हैं, नेशनल असेंबली में अगर देखा जाए तो वो रोल भी नहीं सही तरह अदा कर रहे इस वक्त। और जाहिर है चाहिए तो यही है कि पार्लियामेंट में बैठे हैं, अपोजिशन में बैठे और वहाँ बैठ के अपोज करें। जिस तरह से उन्होंने बहुत से बिल, अगर शायद ही पार्लियामेंट में होते तो हो सकता है कि ये जो नैब के खिलाफ कानून की तरमीम का बिल पास हुआ है शायद ये भी पास ना होता, इनका प्रेशर होता और ये कोशिश करते कि जिस बात को करते रहे। तो वो भी ऑब्वियसली व्हेन यू आर नॉट देयर देन देयर इज़ नो प्रेशर। एंड गवर्नमेंट के साथ पहले ही वो लोग मिले हुए हैं जिन्होंने फ्लोर क्रॉसिंग की है और जो बड़े इस फ़खरिया अंदाज के अंदर वहाँ बैठे हैं। हम राजा रियाज साहब की बात करें जो इस टाइम पे अपोजिशन लीडर, सो कॉल्ड अपोजिशन लीडर हैं उस पार्लियामेंट के, तो फिर तो वो जो चाह रहे हैं वो कर रहे हैं और वहाँ पर कोई उन्हें रोकने वाला नहीं है। देयर इज़ नो अपोजिशन इन द पार्लियामेंट। उस पार्लियामेंट में जिसका जिक्र आज उमर अता बंदियाल साहब ने किया और उन्होंने बताया कि देखें पार्लियामेंट ही एक इदारा है हमारे मुल्क के अंदर जो कानून चेंज कर सकता है, वो कानून के अंदर अमेंडमेंट्स कर सकते हैं, चेंजिंग कर सकते हैं। इट मीन्स दैट दे हैव अ ग्रेट पावर। और यहाँ पे बैठे हुए पार्लियामेंट में जो लोग हैं
ज़ाहिर है सब उनसे वाकिफ़ हैं किस किस्म के वो लोग हैं और क्या हैं यहाँ के हमारे सियासतदान। जब झूठ बोलने पर और किसी किस्म की किसी बात पर पशेमान नहीं होते तो झूठ ही बुराइयों का स्टार्ट है, और मेरा ख्याल है कि सबसे बड़ी बुराई झूठ है एक सियासतदान के लिए या किसी भी पब्लिक लीडर के लिए। और अगर वो इस बात को बुरा नहीं समझता तो शायद वो बाकी कामों को करना भी बुरा नहीं समझता होगा। और इसकी मिसाल तमाम पॉलिटिशियंस पे आती है। हम पीटीआई की बात करें, नून लीग की, पीपल्स पार्टी की, किसी भी हुकूमती जो पार्टी है या किसी भी इस टाइम पे जितनी भी सियासी पार्टी हैं उन सब में कोई शख्स ऐसा नहीं मिलेगा जिसकी कोई ऐसी झूठ की बात ना मिले या कुछ और ना मिले। मुझे यहाँ पर एक और बात याद आई जनरल शाहिद अजीज़ साहब की। जनरल शाहिद अजीज़ साहब रिटायर्ड जनरल, और वो एक हमारे सहाफ़ी दोस्त हैं, उनके शो में आए, आज भी ऑन रिकॉर्ड अवेलेबल है। वो नैब के चेयरमैन थे और उनकी ये स्टेटमेंट मैं आपको ज़रा रिकॉल कराऊँ कि उन्होंने कहा कि नैब का चेयरमैन होते हुए मुझे कहीं से फ़ोन आया और उन्होंने कहा कि जी हमारा ये काम है, ये काम किया जाए, जिस पर उन्होंने रिफ्यूज़ किया कि आई एम सॉरी आई कैन नॉट डू दिस। उन्होंने कहा अगर आप ये काम नहीं कर सकते तो बेटर यू स्टेप डाउन। उन्होंने ऑन एयर ये बात की, आज भी ऑन रिकॉर्ड मौजूद है, और इस पर आज तक कोई एक्शन नहीं हुआ या शायद कभी होगा भी नहीं। लेकिन जस्ट टू रिमाइंड यू दैट के नाजरीन के उन्होंने ये स्टेटमेंट दी अपनी कि मुझे कहा गया कि ये काम करें, नहीं कर सकते तो स्टेप डाउन। और कहते कि मैंने उस टाइम पे उन्हें कहा कि मैं एकदम से किस तरह स्टेप डाउन करूँ, तो उन्होंने कहा टेक अ लीव फॉर 1 मंथ, 1 महीने की या गालिबन 2 महीने की छुट्टी ली उन्होंने। वो छुट्टी पर चले गए और उसके बाद आकर उन्होंने आकर जो है वो रिज़ाइन दिया और एक नया चीफ़ अपॉइंट किया गया, और उसके बाद सारा कुछ जो था उनकी मर्ज़ी के मुताबिक किया गया। तो इसी तरह हमारा जो है हमारे मुल्क के अंदर तमाम काम इस तरह ही किए जाते हैं, सब चीज़ें ऐसी की जाती हैं। अल्लाह ताला से दुआ है कि हमारे मुल्क में कोई किसी किस्म की बेहतरी हो जाए, और यहाँ पर जो हमारे सियासतदान हैं, हमारे तमाम इदारे हैं, इदारे मजबूत हो जाएं। इदारे मजबूत होंगे तो हमारा मुल्क मजबूत होगा। जिस मुल्क की फ़ौज मजबूत होती है वही मुल्क मजबूत होता है। अगर किसी मुल्क की खुदा न खास्ता फ़ौज कमज़ोर हो जाए, फ़ौज के अंदर किसी भी किस्म की कमज़ोरी आ जाए तो वो मुल्क बाकी नहीं रहता। इसकी मिसालें हमारे पास दुनिया में मौजूद हैं। अब्दुल्ला साहब आपका बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने का, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। और मैं इस बात के साथ इस प्रोग्राम का इख्तिताम करूँगा कि अल्लाह ताला से दुआ है कि पाकिस्तान के लिए, हमारे मुल्क के लिए बेहतरी हो हर लिहाज से, हमारे यहाँ पे इदारे मजबूत हों और हमारे यहाँ पे कानून की बालादस्ती हो। यहाँ पर कोई शख्स भी झूठ बोलते हुए घबराए, जिस तरह से आज जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने भी ये कहा अपने इस्तफसार में कि जिस मुल्क में करप्शन होगी इस मुल्क का बेड़ा गर्क हो जाएगा। और बेड़ा गर्क होते हुए हमने बहुत से ममालिक को देखा। अल्लाह ताला हमारे इस मुल्क पाकिस्तान की हिफाजत करे और हमें इन तमाम कंसिक्वेंसेस से बचाए, और कोई भी ऐसी सिचुएशन अल्लाह ताला इस मुल्क के अंदर क्रिएट करे कि यहाँ पे मुल्क की बेहतरी हर लिहाज से होनी शुरू हो जाए, क्योंकि ये मुल्क है तो हम हैं, और अगर ये मुल्क ही नहीं होगा तो फिर हम में से कोई शख्स भी किस तरह से सर्वाइव करेगा और क्या रहेगा। इस बात के साथ मैं अपने प्रोग्राम को एंडिंग की तरफ लेकर जाऊंगा। और एक छोटी सी बात, जो पीटीआई ने आज जुडिशल इंक्वायरी के लिए कमीशन बनाने का मुतालबा किया है, उसमें 3 बातें उन्होंने की। एक, इमरान खान पर कातिलाना हमले के ख़िलाफ़ जो है वो ज़ाहिर है कहा गया कि इमरान खान को रास्ते से हटाने की कोशिश की गई। इमरान खान पर कातिलाना हमला लोगों को डराने के लिए था, शायद एक्चुअली लोगों को नफसियाती तौर पर डराने के लिए था कि अगर एक अटैक, एक असैसिनेशन अटैम्प्ट एक लीडर पर हो गई है, और लोग खौफजदा हुए भी। ज़ाहिरी बात है कोई भी इंसिडेंट होता है, जिस तरह मैं एक मजम्मत करूँगा यहाँ पर तुर्की के अंदर जो ख़ुदकुश हमला हुआ, ज़ाहिर है बड़ा काबिल मजम्मत जो है वो काम है और होना नहीं चाहिए था। इन तमाम बातों के साथ जो पीटीआई की थी, अब अल्लाह ताला करे कि इस मुल्क के अंदर बेहतरी आ जाए। इजाज़त लेंगे नाज़रीन, आपसे बहुत शुक्रिया आपका देखने का, थैंक यू। कल हाजिर होंगे एक नए मामले और नए वाक़े के साथ। आपका बहुत शुक्रिया, थैंक यू।